भारत में कई किशोरावस्था की लड़कियों को सही पोषण नहीं मिलता है। उस पर कच्ची उम्र में उनका विवाह भी हो जाता है और वे गर्भवती भी हो जाती है। ये कुपोषित माँ आमतौर पर अस्वस्थ और कुपोषित बच्चों को जन्म देती है। ये कुपोषित बच्चे बड़े होकर अस्वस्थ और कुपोषित वयस्क बनते हैं। इन वयस्कों के संतान भी कुपोषित होती है। इस प्रकार दुष्चक्र जारी रहता है। इस दुष्चक्र को तोड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका है पोषण अभियान। 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान का उद्घाटन किया। पोषण अभियान के उद्देश्य बच्चों में निम्नलिखित पैरामीटर की दर को कम करना है। स्टंटिंग यानी अपने उम्र के हिसाब से कद का कम होना, आवश्यकता से कम पोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन। पूजा, एक 21 वर्षीय गर्भवती महिला, अपने परिवार और सामाजिक कार्यकर्ता अस्मा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूजा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अस्मा बहन जी, ये लीजिए मिठाई। मेरी बहू ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। बधाई हो अम्मा जी, आपकी बहू बहुत समझदार है। गर्भवती होने के दौरान उसने डॉक्टर मैडम और विद्या दीदी द्वारा बताए गए सारी बातों का ध्यान रखा। आप सही कह रही हैं। मेरी बहू ने डॉक्टर मैडम और विद्या दीदी की सारी बातें मानी। इसका नतीजा देखो, बच्चा और माँ दोनों ही बहुत स्वस्थ हैं। कौन सी बातें? हमें भी तो बताइए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू स्वस्थ रहे और स्वस्थ शिशु को जन्म दे। जरूर, मैं आपको बताती हूँ। आइए बैठिए अम्मा जी। स्वस्थ और सुरक्षित मातृत्व के लिए जरूरी है कि माँ बनने वाली औरत स्वस्थ और अच्छी तरह से पोषित हो। किशोरियाँ आगे चलकर माँ बनती हैं। उन्हें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आहार, फाइबर, पानी मिलना ज़रूरी है। लोह या आयरन सेवन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किशोरियाँ मासिक धर्म के दौरान खून खो देती हैं, जो एनीमिया का कारण बन सकती है। इसलिए लोह युक्त भोजन करना आवश्यक है। सरकारी योजनाओं के अनुसार किशोरियों में एनीमिया को रोकने के लिए उन्हें लौह और फोलिक एसिड की गोलियां प्रदान की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि लड़कियों और लड़कों का सही उम्र में विवाह हो। लड़कियों के लिए विवाह की सही आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद है। विवाहित लड़की बच्चे को जन्म देने के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती। गर्भवती होने के दौरान नियमित जांच करना क्यों जरूरी है? नियमित जांच कराने से गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर कोई भी तकलीफ है तो इलाज समय रहते किया जा सकता है, जिससे बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। ये जांच कितनी बार करानी चाहिए? ये देखिए। प्रसव या डिलीवरी के पूर्व गर्भवती महिला को दी गई स्वास्थ्य शिक्षा और नियमित चिकित्सा जांच गर्भावस्था को सुरक्षित बनाती है। इसका उद्देश्य है गर्भावस्था के दौरान समस्याओं और जटिल मामलों की जल्दी पहचान और उपचार करना। प्रसव या डिलीवरी के पूर्व जांच
सुरक्षित मातृत्व के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसव या डिलीवरी के पूर्व जांच के लिए गर्भवती महिला का पंजीकरण जरूरी है। प्रजनन आयु वर्ग में प्रत्येक विवाहित महिला को अपने डॉक्टर या नर्स से मिलने या सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से पहली जांच गर्भावस्था के 12वें सप्ताह से पहले या पहली तिमाही में होनी चाहिए। पंजीकरण का महत्व, यह मां के स्वास्थ्य का आकलन करने और रक्तचाप यानी बीपी, वजन आदि पर आधारभूत जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। यह जटिलताओं के आकलन में मदद करता है और रेफरल द्वारा उचित रूप से उनका प्रबंधन करता है। गर्भवती महिला को टेटनस यानी टीटी की पहली खुराक समय से मिलनी चाहिए। यह गर्भवती महिला और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बीच संबंध बनाने का अवसर प्रदान करता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को कैल्शियम, फोलिक एसिड और लौह की कम से कम 180 गोलियां खानी चाहिए। गर्भवती महिला को मां और शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड दिया जाता है, जिसमें मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। बहन जी, गर्भवती महिला के खान पान का खूब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर माँ अच्छा खाएगी तभी तो बच्चे को अच्छा आहार मिलेगा। बिल्कुल सही अम्मा जी। गर्भवती महिला का आहार मां के स्वास्थ्य और अजन्मे बच्चे के रखरखाव, डिलीवरी के दौरान आवश्यक शारीरिक शक्ति और सफल स्तनपान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन यानी गर्भावस्था के 9 महीने के दौरान 270 दिन और 2 साल की उम्र तक 730 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान लिया गया सही पोषण आगे आने वाले जीवन के स्वास्थ्य की नींव है। गर्भावस्था की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों के लिए एक अतिरिक्त भोजन लें। प्रत्येक भोजन में कम से कम 9 खाद्य पदार्थ खाएं। अजन्मे बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है। यदि वह शाकाहारी है तो उसे और अधिक दूध और दालें लेना चाहिए। बच्चे के खून को बनाने और एनीमिया से बचने या कम करने के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें रागी या बाजरा, तिल के बीज और गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। फल और सब्जियां जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे आंवला, मौसम्बी, अमरूद और संतरा, लोहा या आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं और इसलिए उनका सेवन जरूरी है। बच्चे की हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। रागी और तिल में भी कैल्शियम मौजूद है। गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन महत्वपूर्ण हैं। उन्हें बहुत सारी सब्जियां, खास तौर पर गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां और खट्टे फल खाना चाहिए। प्रत्येक भोजन में 1/4 मुख्य भोजन होना चाहिए, जैसे कि चावल या चपाती। 1/4 फल और सब्जियां होनी चाहिए। 1/4 हरे पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए और 1/4 दाल या मछली होना चाहिए। भोजन के 1 घंटे के भीतर चाय या कॉफ़ी ना लें। कब्ज से बचने के लिए फाइबर युक्त आहार खाएं। गर्भावस्था के दौरान शराब, किसी भी रूप में तंबाकू या नशे से बचें। एक योग्य स्वास्थ्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवाइयाँ ही लें। आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा भी गर्भवती महिला को संतुलित और पोषक आहार दिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान बहुत कठिन काम करने से समय से पहले प्रसव या कम वजन वाले शिशु जैसी समस्याएं हो सकती है, खासकर यदि कोई महिला पर्याप्त आहार नहीं खा रही है। एक गर्भवती महिला को जितना संभव हो उतना आराम करना चाहिए। उसे दिन के दौरान 1 घंटे और हर रात कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। मैं समझ गई, लेकिन आपने अपनी बहू की डिलीवरी अस्पताल में क्यों करवाई? घर में तो ज्यादा आराम मिलता। नहीं बहन जी, अस्पताल में या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में बच्चे को जन्म देना बहुत सुरक्षित होता है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी
डॉक्टर और नर्स की देखरेख में होती है। बिल्कुल सही। ऐसा देखा गया है कि अगर डिलीवरी घर पे होती है तो माँ और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। अम्मा जी, अब तो आप दादी बन गई हो और आप पे अपनी बहू और उसके बच्चे दोनों की ही जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की देखरेख करना बहुत जरूरी है। प्रसव या डिलीवरी के बाद माँ और शिशु दोनों की देखभाल करना जरूरी है। आदर्श रूप से एक नई माँ को डिलीवरी के 7 से 10 दिनों के भीतर जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए या एक स्वास्थ्य कर्मचारी को घर पर जांच के लिए आना चाहिए, खास तौर पर जब डिलीवरी घर पे हुई हो। डिलीवरी के बाद यह जांच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि महिला और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। जांच के दौरान माँ और शिशु दोनों का पूरी तरह से शारीरिक परीक्षण होना चाहिए और शिशु का टीकाकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्तनपान, यौन संबंध, परिवार नियोजन और बच्चे या अन्य विषयों के प्रति माँ को जानकारी देनी चाहिए। डिलीवरी के बाद जांच की अनुसूची: पहली जांच डिलीवरी के 24 घंटे के भीतर, दूसरी जांच डिलीवरी के तीसरे दिन, तीसरी जांच डिलीवरी के 7वें दिन और चौथी जांच डिलीवरी के 6 सप्ताह के बाद। बधाई हो पूजा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने बच्चे के जन्म के 1 घंटे में ही अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। हाँ बहन जी, डॉक्टर मैडम ने कहा था कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है। क्या आपने